गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर हमें रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ जाता है तो 90% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारी तरह की प्रॉब्लम हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें, सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोगों ने कई पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। उसको हम लोगों ने जो नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1, दैट इज ORM1, ORM2, ORM3 एंड ORM4। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक पार्ट हम लोग करेंगे आज की डेट में, दैट इज ORM1। ORM1 मीन्स ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 में सबसे पहला जो पार्ट हम लोग जानने वाले हैं वो दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो सबसे पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं। जो रिएक्शन होता है वो जनरली 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहला रिएक्शन है एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी पे आता है दैट इज एडिशन रिएक्शन, और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और लास्ट एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें इन रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से हम रिप्रेजेंट करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन को A/B से रिप्रेजेंट करेंगे। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। उसके बाद होता है एडिशन रिएक्शन, एंड देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड देन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आप बच्चों के मन में क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्यों आया है। तो एसिड बेस रिएक्शन फास्टेस्ट रिएक्शन इसलिए है क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन जो है ना वो आयनिक रिएक्शन है, और आयनिक रिएक्शंस हमेशा क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज द एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में अगर हम देखें तो एडिशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होता है? जनरली जब हम कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के टाइम पर अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कम लगे और बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से हो, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो हमें एनर्जी क्या निकलती है, उसमें ज्यादा निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर एडिशन रिएक्शन की हम लोग बात करें तो एडिशन रिएक्शन में हम किसी भी 2 एटम को अगर हम पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एडिशन करें तो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। A और B एक प्लस है एक माइनस है, ऐसा फील कर लें। इस पर हम एडिशन रिएक्शन करें तो आप नोटिस करोगे कि हम एक वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और उसके बदले पाई बॉन्ड पर 2 स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। वीक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी लगती है, बट वीक बॉन्ड है तो तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एडिशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक है। एसिड बेस रिएक्शन आयनिक रिएक्शन है, आयनों का एक्सचेंज, आयनिक रिएक्शन फास्ट होता है। रही बात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन में कोई एक बाहर से एक्सटर्नल रिएजेंट आता है। रिएजेंट क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। वो किसी एक एटम को रिप्लेस करेगा और जिस तरह का बॉन्ड वो ब्रेक कर रहा है उसी तरह के बॉन्ड को ये क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो थर्मोडायनेमिकली या एनर्जेटिकली ज्यादा फेवरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा बॉन्ड बन रहा है वैसा ही बॉन्ड टूट रहा है। लास्ट रिएक्शन और जो स्लोवेस्ट रिएक्शन है जिसके लिए हमें हीट की जरूरत होती है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्यों है कि शायद इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या करने वाले हैं
कि जिन दो एटम को हमने ऐड किया था उस एटम को यहां से रिलीज करने वाले हैं, ब्रेक करने वाले, एलिमिनेट करने वाले हैं। तो अगर हम देखें तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है, और इसके कंपैरेटिवली हम जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में हम एंडोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं, क्योंकि जो रिलीज एनर्जी है वो कम है, और जो लगने वाली एनर्जी है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो लगने वाली एनर्जी है वो एनर्जी क्या है, ज्यादा है, और इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। कट करो। तो हम लोगों ने देखा कि रिएक्शंस जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो ऑर्डर मैंने लिखा मेरे ख्याल से एकदम क्लियर है कि एसिड बेस रिएक्शन, और एसिड बेस रिएक्शन के बाद सेकंड नंबर पर आएगा एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। और रीजन भी मैंने दे दिया। नाउ सेकंड पार्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है होता क्या है रिएक्शन में। क्योंकि ORM 1 ही हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप ORM 1, 2, 3 सबका सीक्वेंस आएगा। तो रिएक्शन में होता क्या है, तो उसको सेकंड पॉइंट में आप बच्चों को नोट करना है कि जब भी रिएक्शन कोई होता है तो जो रिएक्शन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये रिएक्शन करके बनाते हैं प्रोडक्ट्स। अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिएक्टेंट्स कैसे रिएक्शन करते हैं। तो इस रिएक्टेंट्स में हम लोग कुछ केमिकल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है क्या, रिएजेंट्स। तो रिएक्टेंट्स में रिएजेंट्स को मिलाएंगे, हीट करेंगे, रिएक्शन होगा, कोलिजन होगा, रिएक्टेंट्स और रिएजेंट के बीच में कोलिजन होगा, और बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और बॉन्ड की ब्रेकिंग के बाद हमें जो नई चीज मिलती है जो रिएक्टेंट जैसा ना दिखे उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। वेल, तो अब बच्चों के मन में आ रहा होगा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट्स देखो, हम लोगों ने IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है, तो जिसका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन्स, अल्काइल हैलाइड, ये सारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स के एग्जांपल हमारे पास है जो रिएक्शन करें। रिएक्शन में हमारे पास अल्केन्स है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, ETC, इन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं रिएजेंट्स की। पॉइंट नंबर 3 में हम लेते हैं रिएजेंट्स। रिएजेंट्स इन सच अगर नोटिस करें तो बहुत टाइप के रिएजेंट्स होते हैं, बट इन जनरल वे में रिएजेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एक 1 टाइप के रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड कैटेगरी के जो रिएजेंट होते हैं जो हमें बार बार हमें यूज में आने वाले हैं उसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोफाइल। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल। दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम लोग फ्यूचर में E+ से रिप्रेजेंट करेंगे, E+ से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दोज स्पीसीज which can take 1 electron pair, which will receive 1 electron pair. तो electron pair acceptor को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इनका एक नाम और है, लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होते हैं, लेविस एसिड्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो कुछ अगर एग्जांपल्स मैं लिखूं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का, यहां चलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का, यानी कि लेविस इलेक्ट्रोफाइल का कुछ अगर एग्जांपल लिखें तो उसमें क्या आता है, H+ इलेक्ट्रोफाइल, R+ ऑल्सो कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजनेशन करेंगे तो उसमें हेलोनियम आयन होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रोनियम आयन होता है, उसे हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और फ्रेडल क्राफ्ट
एसाइलेशन करते हैं तो एसाइलियम आयन होता है, उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। सिमिलरली इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों को फ्यूचर में मिलने वाले हैं। आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हैं वो सब इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर एटलीस्ट ले सकते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल। कुछ न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उन्हें भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल अदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो BX3 की बात कर लें, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। BX3 में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो BF3, देन BCl3, देन B के साथ BR3 एंड देन BI3। इसको आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। बोरॉन और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो बोरॉन और फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग होती है, तो यहां पे हम कहेंगे कि ये बेटर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बेटर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, और बैक बॉन्डिंग की टेंडेंसी धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जा रही है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिसिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की एबिलिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। इसलिए कोई बोले अगर हम लोगों से कि BF3 और BCl3 में बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो उसका आंसर आएगा BCl3। अपार्ट फ्रॉम बोरॉन हाइलाइट्स, अगर हम कुछ और की बात करें जैसे AlX3, सम अदर एग्जांपल्स आर AlX3 इलेक्ट्रोफाइल है, हम FeX3 की बात कर लें, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा अगर हम नोटिस करें तो कुछ ऐसे न्यूट्रल एटम्स होते हैं जिनका सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्योंकि उनके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए वो भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सल्फर ट्राईऑक्साइड की बात करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड को अगर हम नोटिस करें तो सल्फर ट्राईऑक्साइड के सल्फर पर पार्शियल प्लस चार्ज है और देखें सारे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो सल्फर भी यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की तरह से बिहेव कर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इवन कार्बन डाइऑक्साइड, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन हम लोग फिनॉल में पढ़ेंगे, उसमें इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। सिमिलरली PCl5 की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल है, PCl3 इलेक्ट्रोफाइल है, SOCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि सल्फर के ऊपर जो सेंट्रल एटम सल्फर है उसके ऊपर प्लस चार्ज है, क्योंकि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग सोच सकते हैं। अभी तो मैंने वही एग्जांपल्स लिखा है जो फ्रिक्वेंटली हमें रिएक्शन के थ्रू वायर 1 में, 2 में, 3 में, हर जगह ये सारे रिएजेंट्स हमें मिलेंगे। अगर हम इन इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात करें तो कुछ, हाँ एक चीज और यहाँ मिस हो गया, कार्बीन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ स्टार बना के लिखें। कार्बीन का स्ट्रक्चर होता है CH2, कार्बीन में एक लोन पेयर होता है और इसका एक ऑर्बिटल वैकेंट होता है, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकें, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर से आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसके पास आउटर शेल में तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक पेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ एग्जांपल्स आप बच्चों को मिलेंगे, आपको DPP में मिलेगा, शीट में मिलेगा, कहीं और पूछा जा सकता है कि विच अमंग्स द फॉलोइंग इज नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल। तो जनरली बच्चे पॉजिटिव चार्ज को देख करके बोल बैठते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन अगर हम NH4+ की बात करें तो NH4+ ना तो इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सिमिलरली अगर और ऑर्बिटल भी खाली नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम कैटाइन की बात करें, जो भी कैटाइंस होते हैं, मेटल कैटाइंस होते हैं, सोडियम आयन हो गए, Mg+2 हो गए, दीज आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से हमने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने बात आप बच्चों से किया। अब अगर हम
इसको समराइज करें इलेक्ट्रोफाइल जनरल वे में 2 मिनट में अगर हम इसको रिवाइज करें तो देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो 1 पेयर इलेक्ट्रॉन ले सके। तो पहला एग्जांपल लिखवाया हमने, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिनका ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट है, जैसे H+ नोटिस कर सकते हैं, R+, X+, NO2+। एसाइलियम आयन इसका नाम है, R से फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इसका एप्लीकेशन है। नाइट्रोसोनियम आयन है, इसका हम नाइट्रोसेशन करेंगे, फिनॉल में करेंगे नाइट्रोसेशन। सिमिलरली अगर हम बात करें कुछ न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल बट इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेविस एसिड भी इसे बोलते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं बोरॉन, बोरॉन के हैलाइड्स, रीजन बता दिया कैसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी इंक्रीज कर रही है ड्यू टू द बैक बॉन्डिंग। AlX3 में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, FeX3 में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की एबिलिटी रखता है। कुछ न्यूट्रल एटम्स है जो जिनके सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसलिए सेंट्रल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल जिसे न्यूक्लियस की जरूरत है वो सल्फर पर आके अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल, PCl5, PCl3, SOCl2 आप नोटिस कर सकते हैं। कार्बिन वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सब से अलग हट करके है, क्योंकि कार्बिन में अगर देखें आप तो आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर दे करके लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं ले सकता, एग्जामिनर आपको ऐसे भी नहीं देने वाले हैं। इस कार्बन को एग्जामिनर इस ऑर्बिटल को हटा देंगे, बोलेंगे हमसे बताइए ये क्या है, तो सर्टेनली आपने नोटिस करना है कि ये क्या है, कार्बिन है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसके बारे में आपको धोखा मिल सकता है। NH4+ के बारे में अगर बात करें तो ये प्लस चार्ज तो है बट ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता क्योंकि ऑर्बिटल खाली नहीं है। मेटल कैटाइन भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हमें आई एम श्योर कि आपको ये जरूर समझ में आया कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट रिएजेंट की अब मैं बात करने वाला हूं जो इसका जस्ट अपोजिट है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो बी जो रिएजेंट आएगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसको रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियोफाइल। नोटिस कर सकते हो कि नेगेटिव चार्ज को प्लस चाहिए, तो या जिसके पास लोन पेयर होगा उसको वो इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी रखेगा, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो अगर हम इसको डिफाइन करें, व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है एक बार समराइज करते हैं। समराइज नहीं, एक बार जनरल वे में बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एबिलिटी ऑफ डोनर एटम्स टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। मतलब अगर कोई डोनर एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे दे, किसी भी न्यूक्लियस को दे दे H+ को छोड़कर, तो ऐसे स्पीसीज को, ऐसे एटम को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने H+ को क्यों छोड़ा, क्योंकि अगर वही डोनर एटम अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज H+ को दे दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन दी न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस में। डोनर एटम सेम है बट अगर अपना इलेक्ट्रॉन वो H+ को दे दे तो हम उसे बेस बोलेंगे, और अगर अपना इलेक्ट्रॉन वो किसी और न्यूक्लियस को दे दे तो उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। मैं जस्ट दोनों में कंपेयर भी करूंगा, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियोफाइल है कि इफ डोनर atoms will donate its electron pair to any nucleus except H+ is called nucleophile, and this tendency of donor is called nucleophilicity. This tendency is called
न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब बेस क्या है, जैसे मैंने बताया पॉइंट नंबर 2, इफ सेम एटम, सेम डोनर एटम, if same donor atom donate its electron pair to H plus, जो हम पढ़ चुके हैं GOC2 में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर कोई अपना इलेक्ट्रॉन H plus को दे दे तो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। donate its electron pair to H plus is called base, and इस टेंडेंसी को बोलते हैं क्या, basicity, and tendency is called basicity। तो H प्लस और अदर न्यूक्लियोफाइल के रेफरेंस में हम न्यूक्लियोफिलिसिटी या न्यूक्लियोफाइल या बेसिसिटी यानी बेस को डिफाइन करते हैं। 2 पॉइंट से, सिर्फ 2 पॉइंट से दोनों में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अगर हम एक साइड में न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल लिखें, एक साइड में बेस लिखें, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, इफ डोनर गिव्स electron pair to any nucleus, for example हमारे पास NaOH है और इसने अपना इलेक्ट्रॉन RCl को दिया। RCl में अगर नोटिस करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, Na पर प्लस है, O पर माइनस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन R को देने वाला है, और यहां जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ROH प्लस NaCl। तो यहां पर जो डोनर एटम है NaOH, जिसमें रिएक्टिव स्पीसीज जो है वो क्या है, OH माइनस, इसको हम यहां बोलने वाले हैं ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस को दिया। मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप। और सिमिलरली अगर इस साइड में हम बेस की बात करें, if donor atom, donor gives electron pair to H plus, तो इसे हम बेस बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर टू H प्लस तो बेस बोलेंगे। से फॉर एग्जांपल, बहुत छोटा सा एग्जांपल, NaOH ने अपना इलेक्ट्रॉन HCl को दे दिया, हमने सिंपल एसिड बेस रिएक्शन कराया। आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पर Na प्लस है, O माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है, अपोजिट चार्ज OH माइनस ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, H को दे दिया। तो यहाँ पे देखें आप, वाटर बन गया और NaCl, सेम स्पीसीज, सेम डोनर NaOH, जिसमें रिएक्टिव स्पीसीज OH माइनस है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, बेस बोलने वाले हैं। तो आपने नोटिस किया कि सेम NaOH कहीं न्यूक्लियोफाइल कहला जा रहा है, और वही अपने काम के अकॉर्डिंग क्या कहला, उसको बोलते हैं बेस बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हमें पता चलेगा कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, कौन बढ़िया बेस है। तो बहुत माइनर डिफरेंस है। पहले देखें, दो डोनर एटम में, दो एटम में, आउट ऑफ द 2 एटम्स जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को जल्दी देगा। मतलब यहां जल्दी चाहिए हमें, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। आउट ऑफ 2 न्यूक्लियोफाइल जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर न्यूक्लियस को जल्दी देगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। बॉन्ड मजबूत बने, बॉन्ड वीक बने, उससे लेना देना नहीं है। कि जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर की न्यूक्लियस से शेयरिंग कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, आउट ऑफ द 2 बेस, वो बेस अच्छा बेस है जो H प्लस से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। यहां रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 3 महीने में बॉन्ड बनाए, बहुत टाइम लगा के बॉन्ड बनाए, लेकिन एक बार जब बॉन्ड बनाए तो वो बॉन्ड क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो। तो यहां बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, बेस में से बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियोफाइल में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है,
वो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 में आउट ऑफ टू न्यूक्लियोफाइल stronger nucleophile will form faster bond with any nucleus, और जब बॉन्ड फास्ट बनता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि वो उसका रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी रिएक्शन के लिए तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं केसीपी कंट्रोल प्रोसेस, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोसेस। यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी इज नथिंग, इट इज द केसीपी यानी कि काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी हम करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस। अब इधर आते हैं कि दो बेस में से वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा जो H+ से कैसा बॉन्ड बनाए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए। और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, तो इसे कहते हैं टीसीपी कंट्रोल प्रोसेस। तो अगर हम बात करें यहां पे लिखें आउट ऑफ टू बेसेस, स्ट्रॉन्गर बेस will form stronger bond with H+। याद रहे हम बेस को कंसर्न करेंगे किसके साथ, H+ के साथ। तो हमें बॉन्ड चाहिए, कैसा बॉन्ड चाहिए हमें, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड चाहिए विथ H+। दैट इज ये जो कंट्रोल्ड है, जिसको हमने बोला यहां केसीपी कंट्रोल प्रोसेस, ये होगा टीसीपी कंट्रोल प्रोसेस। टीसीपी का मतलब होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोसेस। आप नोटिस कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस था कि कौन सा टीसीपी क्या होता है एज वेल एज केसीपी क्या होता है। तो बेस के बारे में हमें कुछ बताना नहीं है, क्योंकि बेस के बारे में हम लोगों ने GOC2 में पढ़ा हुआ है। हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे हमें न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ, दो लोगों की न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को हमें कैसे डिसाइड करना है। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है तो रिएक्शन फास्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो रिएक्शन हमें स्लो मिलता है। वैसे बहुत सारे रिएक्शंस हमें मेंस में मिलते हैं, एडवांस में मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल दे देते हैं और हमसे रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर, प्रोडक्ट का मेजर प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगली हेडिंग हमारी होगी दैट इज डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस अगर हम देखें तो ORM का, इससे हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी न्यूक्लियस को देने वाला है H+ को छोड़कर, यानी बॉन्ड बनने वाला है। तो देखिए बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड एक एटम बनाता है, न कि पूरा मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि ओवरलैपिंग करानी है हमें। तो अगर हम एटम की बात करें तो हमें पीरियोडिक टेबल में जाना पड़ेगा। तो लोगों ने जब चेक करना शुरू किया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी की स्ट्रेंथ कैसे चेक की जाए, तो पीरियोडिक टेबल में वो जब लेफ्ट टू राइट वो मूव करते हैं तो देखा उन लोगों ने कि न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि बॉन्ड बनाने का जो रेट था
वो डिक्रीज होता चला गया। तो उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स पता है क्या निकाला उन्होंने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्योंकि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसकी शेयरिंग टेंडेंसी न्यूक्लियस से क्या होगी? ज्यादा होगी। और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहेगा न्यूक्लियस को, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाए तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप 14 से, क्योंकि ग्रुप अगर हम बात करें 13 की तो 13 में बोरॉन आ जाता है, वो तो न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता। तो ग्रुप 14 में अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दें, तो आपने बेसिसिटी में भी ऐसे पढ़ा था, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दें, फिर उसके बाद नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दें, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दें, ग्रुप 17 में फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दें। तो लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो बेसिक तो देख फ्लिक स्ट्रेंथ क्या होती है? डिक्रीज होती है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो किसी न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन देने की उसकी टेंडेंसी उतना नहीं है जितनी की कार्बन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज की। आपने पढ़ा भी हुआ है कि नेगेटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल अगर है कार्बन आयन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो इन जनरल वे में पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियोडिक टेबल की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो एटम बॉन्ड बनाने वाला है वो पीरियोडिक टेबल में आता है, तो पीरियोडिक टेबल से सारी चीजें डिसाइड होगी। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम बात करें डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहली बात हम करते हैं इन पीरियोडिक टेबल, इन, इसको कैपिटल ए डाल लो, इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट जाओ, लेफ्ट टू राइट। न्यूक्लियोफिलिसिटी लोगों को कम देखिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। तो इसका रीजन लोगों ने सर्च किया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आप और डोनर एटम सेम हो जाए, इफ डोनर एटम्स, अभी सारे के एग्जांपल हम लोग देने वाले, एटम्स आर सेम, देन अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है, देन प्लस एम HC प्लस आई ग्रुप्स, प्लस आई ग्रुप्स इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी न्यूक्लियस को क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो प्लस एम एस सी, 3 फैक्टर्स, प्लस एम एस सी प्लस आई ग्रुप्स इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग के लिए, माइनस एम, रेजोनेंस, रेजोनेंस किसका रेजोनेंस? ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाना चाह रहा है, रेजोनेंस ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन एंड माइनस आई ग्रुप्स। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनर साइड से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, डिक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ये 2 फैक्टर हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट में। जब भी लेफ्ट टू राइट में जाएंगे हमें ये कॉन्सेप्ट लगाना है, लॉजिकल है। देखो फिर से नोटिस कर लो, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? डिक्रीज लोगों को मिली। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्लियर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी क्या मिली? इंक्रीज मिली। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मिली, चलो भाई सही है, तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। अगर 2 एटम, 2 डोनर एटम जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं वो सेम आ गए, तो देखेंगे क्या? तब उस समय हम कंडीशन कर, तब उस समय हम यहां पे कंपेयर करेंगे कि अगर उसमें उस डोनर एटम पर के साथ प्लस एम एस सी और प्लस आई का ग्रुप लगा होगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, और माइनस एम रेजोनेंस ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन अगर होगा, रेजोनेंस ऑफ डोनर इलेक्ट्रॉन, इन डोनर का इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है और माइनस आई ग्रुप लगा होगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। इससे एग्जांपल अभी हम देने वाले हैं, लेकिन पहले हम पीरियोडिक टेबल से हमने लेफ्ट टू राइट की बात किया। अब हम बात करेंगे टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी लोगों को इंक्रीज दिखी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। इसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हैं वो, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी
बढ़ जा रही है। कैसे? देखो, इसके जो रीजन है, इसका रीजन दो है। पहली चीज, जब साइज बढ़ता है, से फॉर एग्जांपल F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, जब साइज इंक्रीज करेगा तो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा, और न्यूक्लियस से जब दूर होता चला जाएगा तो न्यूक्लियस के तरफ जो उसकी पोलराइजेबिलिटी है, आपको जरूर पता है कि पोलराइजेबिलिटी एनायन की होती है, पोलराइजेबिलिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। और एक और फैक्टर है, दैट इज सॉल्वेशन। दोनों फैक्टर, इसका रीजन क्या है? पहली बात, टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पोलराइज्ड करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। और दूसरा जो रीजन है दैट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन साइज। तो चार्ज, अगर हम ग्रुप 17 से बात करें, F माइनस Cl माइनस, हाइड्रेशन क्यों? क्योंकि अगर कोई सॉल्वेंट नहीं हो तो सॉल्वेंट हम लोग क्या मानते हैं? वाटर मानते हैं। अगर एग्जाम में कोई भी सॉल्वेंट ना दिया हो तो सॉल्वेंट आपको मानना है, बच्चों को वाटर मानना है। तो वाटर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रेशन देखें तो ऊपर से नीचे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, F माइनस का साइज छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल उस F माइनस को चारों तरफ से ज्यादा क्या करेंगे? हाइड्रेटेड रखेंगे। तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन प्रोटेक्टेड होगा और वो किसी न्यूक्लियस को देने में क्या हो जाएगा? असमर्थ रहेगा, नहीं दे पाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें I माइनस का साइज बड़ा है, चार्ज इतना ही है, चार्ज F माइनस में भी एक माइनस है, I माइनस में भी वो सिंगल माइनस है, साइज बड़ा है तो हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हाइड्रेशन अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की हाइड्रेशन कम होगा, सॉरी, अगर I माइनस है तो I माइनस में हाइड्रेशन कम होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल I माइनस को चारों तरफ से कम प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो देयर आर टू रीजंस कि व्हाई टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। फर्स्ट वन इज पोलराइजेबिलिटी, लॉजिक है, कोई परेशानी नहीं है। और दूसरा है हाइड्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? चार्ज अपन साइज। तो ये हमने आप बच्चों को दो कॉन्सेप्ट बताए। एक तो लेफ्ट टू राइट अगर जाओगे तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, और टॉप टू बॉटम आओगे तो उस समय क्या देखना है? साइज देखना है। तो क्वेश्चन उठता है कि ऊपर वाले यानी टॉप एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर के एटम्स हैं और पीरियोडिक टेबल में जो नीचे के एटम्स हैं, उसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? तो उसका आंसर है नीचे वाले के। लोअर जो बिगर साइज के जो एटम्स हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा जो ऊपर के पीरियोडिक टेबल में जो टॉप के एटम्स हैं उनसे क्या होगी? ज्यादा होगी। तो दिस इज द फैक्टर्स डिटरमिनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और अब मुझे इसमें कुछ और एक दो फैक्टर्स और है, उसको हम लोग लास्ट में एक सिंगल एग्जांपल से बात कर लेंगे। जैसे क्राउडिंग एक फैक्टर है कि क्राउडिंग अगर होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए स्लो हो जाता है कि न्यूक्लियोफाइल को मूव करने में ज्यादा टाइम लगता है। इसका सिंगल एग्जांपल है, आप टेंशन मत लेना, सब बताएंगे, सारे एग्जांपल्स आप बच्चों के सामने आने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने फैक्टर्स बताया। अब कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, और हर तरह के एग्जांपल्स हम लोगों की शीट डीपीपी एग्जाम हर जगह मिलेंगे। तो सबसे पहले अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सम क्वेश्चंस, फाइंड या फाइंड नहीं, ऐसे करो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, जैसा मैंने बताया पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगी। तो आप नोटिस कर सकते हैं CH3 माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है, देन NH2 माइनस, देन OH माइनस, देन F माइनस। बेसिसिटी का भी यही ऑर्डर जाता है, यानी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी सेम जाएगा। सेकंड एग्जांपल में अगर हम लें कार्बन आयन के रेस्पेक्ट में, देखो मैंने कहा था अगर डोनर एटम सेम हो जाए, CH3 CH2 माइनस, CH3 CH, CH3 माइनस,
टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। तो इसकी अगर हमें ऑर्डर लिखना हो तो दोनों एटम सेम है तो हम प्लस आई देख लेंगे। तो प्लस आई देखेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर जो आएगा 2 और 2 के बाद यहाँ पे सबसे पहले 4 जाएगा, 4 क्योंकि प्लस आई ज्यादा है। 4 के बाद हमारे पास 3 आने वाला है, फिर 2 आने वाला है, फिर 1 आने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डायरेक्शन से प्लस आई है। मैंने आपको बताया था कि डोनर एटम अगर सेम हो तो प्लस आई प्लस एम, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो डिसाइड करेगा, वो बढ़ाएगा। सिमिलरली तीसरा एग्जाम्पल अगर कि हम बात करें, तीसरे एग्जाम्पल में हमने ऐसे ही रैंडमली OH माइनस दे दिया, CH3 CH2 O माइनस दे दिया, CH3 माइनस दे दिया। और देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें लगता है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। टर्सरी हमने आइसोप्रोपॉक्साइड दे दिया, क्या दे दिया? आइसोप्रोपॉक्साइड दे दिया, CHO माइनस दे दिया। तो यहाँ पे नोटिस करें इसका जो आंसर आने वाला है, यहाँ पे O माइनस है, O माइनस है, C माइनस है, O माइनस है। तो C माइनस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो इसलिए सबसे पहले C माइनस जाएगा थर्ड। और अगर इन तीनों की बात करें तो मैंने कहा था अगर डोनर एटम सेम हो तो हम देखेंगे प्लस आई माइनस आई। तो यहाँ पे इथाइल का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल का प्लस आई लग रहा है। आइसोप्रोपाइल का यानी सेकेंडरी का प्लस आई ज्यादा होता है। तो सबसे पहले 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उसी का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। कुछ रेजोनेंस की बात करते हैं। वैसे हमारे पास ये CH3 माइनस है, दूसरा हमारे पास ये देखो एलाइल कार्बेनाइन है, देखो ये रेजोनेंस कर रहा है। और उसके बाद और आगे बढ़ जाए तो देखो ये और रेजोनेंस कर रहा है। तो इसका जो अगर आंसर में लिखूं तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है, सॉरी वो माइनस मत करो, यहाँ पे CH2 माइनस ही कर दो सो दैट आसानी से कंपेयर कर सके। तो ये बढ़िया रेजोनेंस कर रहा है, ये थोड़ा लेस डिस्टेंस में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर आएगा 1 2 3 1 2 3। सिमिलरली कुछ और मॉलिक्यूल की बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल OH माइनस, CH3 CH2O माइनस, then PHO minus, and then RC double bond O minus, and then RSO3 minus। सारे एटम सेम हैं, O माइनस O माइनस O माइनस। तो अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे प्लस आई रेजोनेंस, क्योंकि आपने कहा था कि माइनस M माइनस I ग्रुप्स एंड रेजोनेंस विल डिक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड प्लस M Hc प्लस I ग्रुप्स विल इंक्रीज। तो यहाँ पर O माइनस पे नो रेजोनेंस, O माइनस पे नो रेजोनेंस, बस इथाइल का क्या है यहाँ पे प्लस आई है। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, कार्बोक्सिलेट आयन में भी रेजोनेंस होता है, सल्फोनेट, तो इनमें रेजोनेंस हो रहा है। जिनमें रेजोनेंस हो रहा है उसको लास्ट में कर दो। अब इसमें सबसे अच्छा रेजोनेंस तो सल्फोनेट में हो रहा है। आपको पता है इसके 3 RS बनेंगे, सभी की स्टेबिलिटी सेम होगी। इसके 2 RS बनेंगे और उन दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। और यहाँ पर 5 RS बनेगा, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज विल डीलोकलाइज्ड ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन व्हिच इज कार्बन। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। तो इन अगर हम देखेंगे तो सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा। तो सबसे पहले देखो हमने प्लस आई ज्यादा होने के कारण इथॉक्साइड को सबसे पहले किया, फिर OH माइनस, इन दोनों का जो रीजन रहा पहले आने का वो रेजोनेंस नहीं होना है। उसके बाद सबसे जो वर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है वो फिनॉक्साइड में हो रहा है, इसको 3rd नंबर पर लिखा। कार्बोक्साइड में थोड़ा बेटर रेजोनेंस हो रहा है और सल्फोनेट एनायन में क्या हो रहा है? बेस्ट रेजोनेंस हो रहा है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। 5th एग्जांपल तक मैंने कराया। सिमिलरली अगर कुछ और बात करें और एग्जांपल्स ले, 6th में एक बार फिनॉक्साइड आयन में कुछ ग्रुप्स लगाते हैं। O माइनस के साथ हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पर O माइनस के साथ हमने प्लस M का ग्रुप OCH3 लगा दिया, यहाँ पर नाइट्रो का ग्रुप अगर लगा दे, O माइनस के साथ हमने नाइट्रो लगाया, और यहाँ O माइनस के साथ एक कोई ग्रुप और लगा ले, से फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इथाइल लगा दिया। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो रेजोनेंस, सब में रेजोनेंस हो रहा है। अगर हम मिथाइल की बात करें तो मिथाइल प्लस आई और HC करता है बेंजीन के साथ, यहाँ पे प्लस M का इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर माइनस M का इफेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर प्लस आई और HC का इफेक्ट हो रहा है। बट HC यहाँ पर कम है, इसलिए इसको हमने मिथाइल के कंपैरेटिवली
कम किया तो ऑर्डर क्या जाएगा इसका, सबसे पहले 2 जाएगा क्योंकि प्लस एम हो रहा है। अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, HC यहाँ पे डबल अल्फा H2 है और यहाँ पे अल्फा H3 है, तो ऑब्वियसली हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग फैक्टर ऑन प्लस आई इफेक्ट। तो इसको हमने ज्यादा किया क्योंकि यहाँ पे 3H से हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। 2 के बाद हमने यहाँ पे 1 किया और 1 के बाद 4 किया और लास्ट में हमने नाइट्रो को आने के कारण हमने इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। याद रखना कि बच्चे कहते हैं कि यहाँ प्लस आई ज्यादा है, यहाँ प्लस आई कम है, बट प्लस आई तो ठीक है, बट प्लस आई और HC में व्हिच वन इज डोमिनेटिंग, दैट इज HC। तो HC जहां ज्यादा होगा तो वहां हमें आई इफेक्ट को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। 7th एग्जांपल में दो लोगों को कंपेयर करें। अगर चार्ज और अनचार्ज की बात करें तो ऑलवेज चार्जर एटम्स आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द अनचार्ज्ड, या हम कह सकते हैं कॉन्जुगेट बेसेस आर बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द कॉन्जुगेट एसिड। हमने यहाँ पे RO माइनस को कंपेयर कर दिया अल्कोहल के कंपेरेटिवली, हमने यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O माइनस को कंपेयर कर दिया RC डबल बॉन्ड OH के कंपेरेटिवली। सिमिलरली इथॉक्साइड आयन हम बात करें, इन सब को आपस में कंपेयर करें अगर, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि OH माइनस से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल RO माइनस होगा, फिर OH माइनस होगा और फिर उसके बाद क्या कहते हैं OH माइनस के बाद यहाँ अल्कोहल की हम बात कर सकते हैं और लास्ट में हम किसकी बात कर सकते हैं, वाटर की बात कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के थे। 9th जो और सबसे एक तरीके से एक्सेप्शनल पार्ट आता है क्राउडिंग। टर्शरी ऐसा देखा गया, इट हैज बीन सीन दैट टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज वीकर न्यूक्लियोफाइल देन द इथॉक्साइड आयन। क्यों? इनफैक्ट अगर हम प्लस आई की बात करें तो प्लस आई अगर हम नोटिस करें तो मिथाइल पे क्या है, मिथाइल से प्लस आई ज्यादा होने से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। फिर भी एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट इट इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन। उसका रीजन वो दे रहे हैं क्राउडिंग, ड्यू टू द क्राउडिंग। बस एक ही एक एक्सेप्शन है, आप टेंशन मत लेना, ड्यू टू द क्राउडिंग इट्स रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब होता है फास्ट दौड़ के हमें क्या करना है, बॉन्ड बनाना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। तो ड्यू टू क्राउडिंग इट्स ROR का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। तो ये एक हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। तो इस तरह से हमने आप बच्चों को न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कस किया और मुझे लगता है आप बच्चों को समझ में भी आया। एक बार जस्ट अगर समराइज करें तो न्यूक्लियोफाइल को मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एबिलिटी ऑफ डोनर एटम टू शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू एनी न्यूक्लियस एक्सेप्ट H+। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो इसका KCP कंट्रोल प्रोसेस है और बेसिसिटी अगर H+ को इलेक्ट्रॉन दे दे वही डोनर एटम तो वो TCP कंट्रोल प्रोसेस है। बॉन्ड बनाना है जल्दी से, तो बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम आएगा जो कहाँ जाएगा, पीरियोडिक टेबल से आएगा। पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखा गया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज लोगों को मिली, यानी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो मिला। तो इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स उन्होंने लगाया वो क्या लगाया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रही है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमने कराए जिसमें डोनर एटम सेम हो, तब हम उस समय देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितना है, किसका इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस कर रहा है, किसका रेजोनेंस नहीं कर रहा है। एग्जांपल्स आपको दिया गया। अब बात करते हैं टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में आने पर हम नोटिस कर रहे हैं कि अगेन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। तो उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है बल्कि साइज है। साइज जब बड़ा होता है तो पोलराइजेबिलिटी जो बड़े एटम पे नेगेटिव चार्ज की होती है वो न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा होती है। और सॉल्वेंट जरूर होगा कुछ ना कुछ, तो सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर की सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हाइड्रेशन हो जाएगा और हाइड्रेशन होने के कारण जो छोटा एटम है वो वाटर से ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा, इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। और जो बड़ा एटम होगा उसका प्रोटेक्शन कम होगा, इसलिए वो जो होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। इन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी उसकी न्यूक्लियस के लिए क्या है, ज्यादा। अब कुछ कभी कभी एग्जांपल्स दे देते हैं, टोटल 10 एग्जांपल्स, क्या हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स कराते हैं बट होप आपको सब समझ में आ ही जाएगा कॉन्सेप्ट लगाते हुए। तो 9th एग्जांपल के बाद जो 10th एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर सॉल्वेंट उन्होंने
वाटर ना दिया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट दिया या कुछ और गैसियस स्टेट दे दिया, तो 10th पॉइंट में इन पोलर सॉल्वेंट की बात अभी हम तुरंत करने वाले हैं, क्योंकि सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिएक्शन मैकेनिज्म में और हमारे कोर्स प्लान में है। तो इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है जस्ट अभी बताने वाले हैं। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें, गैसियस स्टेट की अगर हम बात करें, तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो ऑर्डर वही आता है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज सेम एज अर्लियर, जैसे पहले था। लेकिन अगर टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं, अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो सरप्राइजिंगली न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करते हुए देखिए, टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस बिकॉज there is no hydration। तो अकेले पोलराइजेबिलिटी, जैसे मैं बताया था टॉप टू बॉटम आते हैं तो पोलराइजेबिलिटी और हाइड्रेशन दोनों गवर्न करते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए, लेकिन टॉप टू बॉटम आते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज करती है क्योंकि हाइड्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि यहां पर जो ऑर्डर आएगा वो आएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। इन अदर केसेस जो ऑर्डर आएगा टॉप टू बॉटम आओगे तो I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, देन Br माइनस होगा, देन Cl माइनस होगा, देन F माइनस होगा। एक दो एग्जांपल और लिख लेते हैं। 10th में ये पहला ए कर दिया। दूसरे में अगर हम बात करें तो OH माइनस, अगर हम बात करें तो क्या जाएगा, OH माइनस SH माइनस TeH माइनस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर अगर आप देखें तो यहां पे आएगा 3 to 1, क्योंकि नीचे वाले अच्छे न्यूक्लियोफाइल हैं कंपैरेटिवली ऊपर वालों के। NH2 माइनस और PH2 माइनस में आप नोटिस कर सकते हो PH2 माइनस इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन द NH2 माइनस, क्योंकि नीचे वाले में पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, उसका हाइड्रेशन भी क्या है, कम है। इन अदर केसेस मतलब जब वाटर ना हो, जब ये सारी चीजें ना लिखी हो, सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक ना हो, गैसियस स्टेट ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिसिटी। मुझे लगता है बच्चों को समझ में भी आया। और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी बेसिक ORM 1 में ही हम लोग पढ़ाते हैं, सो दैट आगे कोई परेशानी ना आए, बेसिक्स जो है वो क्लियर रहे। तो अब हम बात करने वाले हैं अगला टॉपिक, दैट इज लीविंग ग्रुप एबिलिटी। इसको LGP से हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। LGP, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। समझ में तो आ ही रहा होगा, और अगर कोई परेशानी होगी तो जरूर डिस्कस करना। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, नाउ क्वेश्चन इज कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी की जरूरत क्या है। उसका आंसर क्लियर है। रिएक्शन हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। रिएक्शन हमारे पास है एसिड बेस रिएक्शन, रिएक्शन हमारे पास है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस में आयनों का एक्सचेंज, एडिशन में कोई बाहर से एक्सटर्नल रिएजेंट आएगा, पाई बॉन्ड पर ऐड कर जाएगा। और अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में कोई एक्सटर्नल रिएजेंट बाहर से आता है, अटैक करता है, और उस सबस्ट्रेट से कोई ना कोई एटम या ग्रुप को निकलना पड़ता है, निकल के जाना पड़ता है। तो जो अटैक करने के बाद कोई भी एटम या ग्रुप रिलीज होता है, वहां से रिप्लेस होता है, दैट रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और रिलीज होना अगर फास्ट हो तो रिएक्टिव रिएक्शन फास्ट होगा। तो जो रिलीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप, यानी भगोड़ा इसे हम बोलते हैं, कि जो जल्दी से भाग जाए वो क्या होता है? भगोड़ा होता है, और जल्दी से रिएक्शन को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर देगा। तो लीविंग ग्रुप एबिलिटी कहां पे डिसाइड करेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छा होने के लिए, बेटर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उस सबस्ट्रेट में एक अच्छे लीविंग ग्रुप का होना जरूरी है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कौन जल्दी से लीव करके भागेगा? तो उसका आंसर क्लियर है, जिसका बॉन्ड वीक बना होगा वो जल्दी से यहां से भाग जाएगा। अब जो बॉन्ड वीक बनाता है, ऐसे एटम को बोलते हैं वीकर बेस। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है वो लीव नहीं करेगा, बट अगर जो वीक बॉन्ड बनाएगा वो जल्दी से क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा। तो बस एक स्टेटमेंट याद रखना आप सारे लोग, कि जो वीकर बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो बेसिसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं जीओसी 2 में। अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, क्योंकि वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप। अगर टॉप टू बॉटम आए हम पीरियोडिक टेबल में, हम पीरियोडिक टेबल की ही बात क्यों करते हैं? क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम आता है वो पीरियोडिक टेबल से आता है। अगर टॉप टू बॉटम आए तो बेसिसिटी आपने पढ़ा हुआ है कि क्या होती है? डिक्रीज करती है। इसका मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। लेट्स स्टार्ट। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं कि इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन substrate must have better living group या good living group, must have good living group। अब क्वेश्चन उठता है लिविंग ग्रुप कौन बढ़िया होगा? तो बस जिसका बॉन्ड वीक होगा। वीकर बेसिस आर बेटर लिविंग ग्रुप, वीकर बेसिस आर better living group। weaker bases are better living group। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहां R है, हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने किसी एटम को लगा रखा A, हमने NaOH से रिएक्शन कराया, OH माइनस से रिएक्शन कराया। तो OH माइनस ने R के ऊपर अटैक करके A को रिप्लेस कर दिया। तो A रिप्लेस अगर हो रहा है, इसका मतलब A क्या है? लिविंग ग्रुप है। ठीक? तो हमें कुछ एग्जांपल से देखना पड़ेगा कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाना है, बेसिसिटी का उल्टा कर देना है। तो हमने लिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ LGP एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी। कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाओगे, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब F माइनस अच्छा लिविंग ग्रुप है, then the OH minus, then the NH2 minus, then the CH3 minus। इसका मतलब यह है अगर हम बात करें बेसिसिटी का उल्टा, सल्फोनेट एनाइन की अगर हम बात करें, देखें आप इसके बाद सल्फोनेट एनाइन वीकेस्ट बेस है इन लोगों में, then the carboxylate anion, then the phenoxide ion, then the OH minus ion, then the ethoxide ion। ethoxide ion प्लस आई कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, रेजोनेंस कर रहा है, वीक बेस है। तो
अच्छा लिविंग ग्रुप है। थर्ड एग्जांपल की अगर हम बात करें, हम लोग कंपेयर करें, ये देखें आप C डबल बॉन्ड O माइनस, इसे हमने एक बार नाइट्रो लगा दिया तो वीकर बेसेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। बेसिसिटी का उल्टा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत ही आसान है। C डबल बॉन्ड O माइनस, उसके बाद हमने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस, देखो यहाँ पर CH3 लगा दिया और फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O माइनस, यहाँ नीचे प्लस M का ग्रुप लगा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में अगर हम बात करें फिनॉक्साइड की, और दो लोगों में कंपेयर करते हैं और कार्बोक्सिलेट आयनाइन में, आप एग्री करोगे कि दिस इज द बेटर लिविंग ग्रुप। फोर्थ में, फिफ्थ में अगर हम बात करें सल्फोनेट की और कार्बोक्सिलेट की, तो सल्फोनेट अच्छा लिविंग ग्रुप है। सिक्स्थ एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की जो कि कभी कभी आ जाते हैं, SO3 माइनस के साथ हमने यहाँ पे मिथाइल लगा दिया और फिर उसके बाद SO3 माइनस के साथ हमने यहाँ पर नाइट्रो लगा दिया और SO3 माइनस, और एक और है CF3S ट्राइमिथाइल ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट, इसका नाम दिया गया है ट्रिफलेट को बोलते हैं बेटर लिविंग ग्रुप। ट्रिफलेट इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप बोला जाता है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट इसका जो बेसिसिटी है वो क्या है, वो वीकेस्ट है। इट इज अ बेस्ट लिविंग ग्रुप। ट्रिफलेट आयन ट्राइफ्लोरोमिथाइल सल्फोनेट, इसको बोलते हैं टोसिलेट आयन। पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोलेट को बोलते हैं टोसिलेट आयन। इसको बोलते हैं नोसिलेट आयन। नोसिलेट आयन यानी कि पैरा नाइट्रोबेंजीन सल्फोनेट को नोसिलेट आयन बोलते हैं। और ये बेंजीन सल्फोनेट है, इसका जो ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखने में जो ट्रिफलेट है वो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, आप जरूर ध्यान देना। फोर्थ सबसे पहले जाएगा। अब ये -M कर रहा है इसलिए बेसिसिटी डिक्रीज करेगा। 4 के बाद हमने यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल कर दिया, फिर उसके बाद बेंजीन सल्फोनेट क्योंकि ये HC कर रहा है, तो उसके बाद थर्ड आएगा और लास्ट में क्या जाएगा, 1 नंबर जाएगा। तो इस तरह से हमने लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात की। ये तो लेफ्ट और राइट पीरियोडिक टेबल में गया या सिमिलर एटम था। अब हम बात करने वाले हैं टॉप टू बॉटम। आप एग्री करोगे कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। एग्जाम्पल नंबर 7 में अगर हम बात करें तो ग्रुप 17 में I- इज द वीकेस्ट बेस, तो I- बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। I- Br- और उसके बाद फिर क्या लिखो, I- Br- देन Cl- एंड देन F-। तो I- के बारे में अगर आप नोटिस करो, स्टार बना के अपने मन में रखे रहें कि ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप भी है, एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल है, एज वेल एज गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक, तो इस तरह से हमने कुछ और एग्जांपल्स ले ले, दो लोगों को कंपेयर करें। अगर हम चार्ज और अनचार्ज की बात करें तो चार्ज अच्छा बेस होता है तो बैड लिविंग ग्रुप होगा। OH- और वाटर में वाटर इज द बेटर, SH- और H2S में SS- वीक लिविंग ग्रुप होगा क्योंकि अच्छा बेस है। सिमिलरली अगर हम बात करें RO- और अल्कोहल में, RO- और अल्कोहल ये हो गया। और अगर हम बात करें RC डबल बॉन्ड O-, चार्ज और अनचार्ज में जो चार्ज होता है वो अच्छा बेस होता है इसलिए बैड लिविंग ग्रुप होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने आप बच्चों को बताया टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, उसका ऑर्डर बताया। हमने आप बच्चों को रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, रिएजेंट्स के बारे में बताया। रिएजेंट्स 2 टाइप्स के, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, दोनों को कंपेयर किया, न्यूक्लियोफिसिटी बताई, उसका ऑर्डर बताया विद रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक टेबल। एट द सेम टाइम नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लिविंग ग्रुप एबिलिटी की बात की कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी हमें कहाँ चाहिए, हमें चाहिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो जो अच्छे बेस होते हैं वो बैड लिविंग ग्रुप होते हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं, और जो बुरे बेस होते हैं या जो वीक बेस होते हैं वो कैसे बॉन्ड बनाते हैं, वीक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। बॉन्ड का वीक होना जरूरी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए, सो दैट
रिएक्शन फास्ट हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सॉल्वेंट्स। बहुत आसान, हमें सॉल्वेंट की भी जरूरत पड़ती है, बिना सॉल्वेंट के हम रिएक्शन करा नहीं सकते। सॉल्वेंट्स टू टाइप्स के होते हैं, इसको बहुत डिटेल में नहीं। एक सॉल्वेंट होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, म्यू इज इक्वल टू 0। इसके कुछ एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके एग्जांपल बेंजीन की बात कर लें, इसके एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन की बात कर लें, इसके एग्जांपल अल्केन्स की बात कर लें, हायर अल्केन्स। तो ये कुछ जो सॉल्वेंट है वो नॉन पोलर है। और नॉन पोलर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में जो सॉल्वेंट आते हैं दैट इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट्स में म्यू की वैल्यू 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0। इसकी कैटेगरी दो है, टू कैटेगरी। एक है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और इसको हम लोग पीपीएस बोलते हैं शॉर्टकट में, पीपीएस। और इसके एग्जांपल सिर्फ पोलर प्रोटिक, पोलर भी हो यानी डाइपोल मोमेंट हो, एज वेल एज प्रोटिक हो। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन दे, और प्रोटॉन कब देगा, जब उसका H एसिडिक हो। इसके सिर्फ 4 एग्जांपल आप बच्चों को याद रखना है। इसका एग्जांपल नंबर 1 आता है वाटर, एंड नंबर 2 आता है अल्कोहल, नंबर 3 आता है एसिड, और नंबर 4 आता है लिक्विड अमोनिया। तो ये जो सॉल्वेंट है, 4 सॉल्वेंट है, 1 2 3 4, बस 4 याद रखना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पोलर है और प्रोटिक भी है क्योंकि इसका H एसिडिक है। दूसरे जो सॉल्वेंट होते हैं वो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक, पोलर तो है बट इसका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको हम लोग पीएस बोलेंगे, इसको हम लोग पीएस बोलेंगे। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नाम बता रहा है पोलर तो होगा बट प्रोटिक नहीं होगा, इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। तो इसके एग्जांपल में मैं 4 ही लिखता हूं, 4 से आप बच्चों को सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे जहां पे एप्लीकेशन होता है वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने इसमें डाला हमने एसीटोन, कीटोन। देखो एसीटोन, इन एज सच एसीटोन ही आप बच्चों को मिलेगा। देखो पोलर है बट प्रोटिक नहीं है क्योंकि इसका हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। दूसरा जो है दैट इज ईथर। देखें ईथर, ROR, पोलर है बट ये प्रोटिक नहीं है, तो इसे कहते हैं एसीटोन। 4 एग्जांपल्स इधर, 4 एग्जांपल्स उधर। तीसरा एग्जांपल है, तीसरा है हमारे पास DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, HCONCH3। इसका शॉर्ट नेम है DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। आप नोटिस कर सकते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड पोलर है बट प्रोटिक नहीं है क्योंकि H कार्बन से अटैच्ड है। और एक लास्ट है DMSO, मिथाइल के साथ S डबल बॉन्ड O, और यहां पे मिथाइल, इसको बोलते हैं DMSO, डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड। आप नोटिस कर सकते हैं डाइमिथाइल सल्फा ऑक्साइड। इस तरीके से 4 सॉल्वेंट्स हमने आप बच्चों को सिखाया जो हैं पोलर एप्रोटिक, पोलर है क्योंकि पोलर डाइपोल मोमेंट है। आप नोटिस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा, कार्बन की कम। पोलर है बट प्रोटिक नहीं है, पोलर है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा, पोलर है बट प्रोटिक नहीं है, पोलर है प्रोटिक नहीं है, पोलर भी है एज वेल एज प्रोटिक है। हर सॉल्वेंट की अपनी अपनी इफिशियंसी है, क्वालिटी है, रिएक्शन के दौरान टाइम पर डिफरेंट सॉल्वेंट की एप्लीकेबिलिटी है, हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट ORM1 का, जिसमें हमने सबसे पहली चीज बताई टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। हमेशा याद रखना कि फास्टेस्ट रिएक्शन एसिड बेस होते हैं, देन एडिशन क्योंकि एक्सोथर्मिक है, देन सब्स्टिट्यूशन क्योंकि थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल नहीं है, एंड लास्ट रिएक्शन दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है बच्चों, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और उसके बदले हम वीक पाई बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हमने आपको सिखाया न्यूक्लियोफाइल के बारे में, क्विक रिवीजन होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल के बारे में सिखाया, बेस के बारे में सिखाया, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी सिखाई, लिविंग ग्रुप एबिलिटी सिखाई, सॉल्वेंट सिखाया। और इस तरह से हमने जो बेसिक्स था ORM1 का वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। और अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स, दैट इज फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम डील करेंगे ORM1 में, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट एस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फिर बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।